हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, हमने आपकी क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड से पाठ 13 ग्रामश्री कविता का अर्थ आपको स्पष्ट किया था। आशा करती हूँ कि कविता आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। आज हम उसी कविता के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं, तो देखिए उन प्रश्नों को। बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को हर बार लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने प्रश्नों को। फर्स्ट आपका प्रश्न है, खेतों में दूर तक मखमल की तरह क्या फैली हुई है? फूल पत्तियां फैली हुई हैं, रोशनी फैली हुई है, कोमल हरियाली फैली हुई है या इनमें से कोई नहीं है? तो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ही थी कि खेतों में दूर दूर तक कोमल हरियाली फैली हुई है जो मखमल के समान कोमल दिखाई देती है। सेकंड है, सूर्य की किरणें कैसी प्रतीत हो रही हैं? सोने की उजली जाली के समान, चांदी की उजली जाली के समान, स्फटिक की उजली जाली के समान या रेशम की उजली जाली के समान? कि जब उस हरियाली पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हरियाली में मिलकर सूर्य की किरणें ऐसी लगती हैं कि जैसे वे चांदी की श्वेत या सफेद जाली को बना रही हैं। थर्ड है आपका, रुधिर का क्या अर्थ है? बहरा, फसल, अन्न या रक्त? रुधिर कहते हैं रक्त को, रक्त कह सकते हो, खून कह सकते हो, तो रक्त, रुधिर का हमारा शाब्दिक अर्थ होता है रक्त। ग्रामश्री कविता में ओस को कैसा बताया गया है? मोती के समान, सोने के समान, जाली के समान या हरे रक्त के समान? तो ग्रामश्री कविता में ओस को हरे रक्त के समान बताया गया है क्योंकि जब हरे हरे तिनकों पर सूरज का प्रकाश पड़ता है और उन तिनकों के ऊपर ओस की बिंदु होते हैं तो ओस के बिंदु पारदर्शी होते हैं क्योंकि पानी पारदर्शी होता है। तो सूर्य का प्रकाश जब ओस की बूंदों पर पड़ता है तो अंदर से तिनकों का हरा रंग दिखाई देता है जिसे कवि ने हरे रक्त के समान माना है। जबकि रक्त लाल रंग का होता है तो यहाँ पर ये विरोधाभास दिखाया गया है कि हरे रंग का रक्त दिखाई दे रहा है। कवि ने धरती को रोमांचित होते हुए कब माना है? गेहूं की बालियां आने पर, जौ की बालियों को देखकर, उपरोक्त दोनों पर या मटर की हरियाली देखकर? कि पृथ्वी तब रोमांचित होती है जब वह एक तो चारों ओर हरियाली को देखती है और दूसरे उसके ऊपर जब गेहूं और जौ की बालियां आ जाती हैं तो गेहूं और जौ की बालियां जो ऊपर से होती हैं नोकदार, तो ऐसा लगता है कि मानो वो धरती के रोम हो और वह उन्हें देखकर रोमांचित यानी बहुत अधिक प्रसन्न हो रही है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों पर। सोने जैसी किंकड़ियां किसकी हैं? अरहर की, सनई की, दोनों की या सरसों की? तो आपने उसमें पढ़ा था किंकड़ियां कहते हैं करधनी में लगे हुए घुंघरू या करधनी को कहा जाता है किंकड़ी। जो कि महिलाएं अपनी कमर पर आभूषण पहनती हैं तो उस करधनी को किंकड़ी कहा जाता है। तो वो अरहर और सनई की फलियां हैं जो पीली हो गई हैं, पक गई हैं, सुनहरे रंग की पक्कर हो गई हैं। उनके अंदर जो बीज हैं जब हवा चलती है तो उन बीजों से ऐसी आवाज आती है कि जैसे करधनी में लगे हुए घुंघरुओं से आवाज आती है। तो इसलिए दोनों की ये हमारा सही उत्तर होगा। नीली नीली कलियां किस पौधे की हैं? अरहर, अलसी, मटर या सरसों? अलसी, क्योंकि पुस्तक में आपका सेकंड पैराग्राफ में लास्ट लाइन में तीसी शब्द दिया है। तीसी शब्द का मतलब ही अलसी होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने तीसी ना लिखकर तीसी लिखते, आप एकदम समझ जाते। आपको दोनों का अर्थ मालूम होना चाहिए कि तीसी शब्द का अर्थ अलसी होता है और अलसी का फूल जो है वो नीले रंग का होता है। तो नीली नीली कलियां अलसी के पौधे की हैं। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। देखिए तीसी शब्द आपका आ गया। अब इस पंक्ति में निहित अलंकार पूछा है।
मानवीकरण, अतिशयोक्ति, रूपक या उपमा, ये सारे अलंकार आप लोगों के पढ़े हुए हैं। आपने देखा था कि मानवीकरण अलंकार कहाँ पर होता है कि जहाँ अचेतन वस्तु को मनुष्य के समान क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है, यानी चेतन व्यक्ति की तरह कार्य करते हुए दिखाते हैं, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अब यहाँ पर जो अलसी की नीली कली है उसे पृथ्वी से बाहर झांकते हुए दिखाया है कि जैसे कोई मनुष्य झांक कर किसी वस्तु को देख रहा है। तो यहाँ पर तीसी नीली यानी कि अलसी की कली का मानवीकरण किया गया है। नेक्स्ट है, वातावरण में तैलाक्त गंध क्यों फैली है? आसपास सरसों के बीजों से तेल निकाले जाने के कारण, तेल से भरा बर्तन गिरने के कारण, पीली सरसों के फूलों के कारण, तेल में भोजन बनाए जाने के कारण। देखिए, वैसे तो आप वास्तविकता में देखें तो सारे ऑप्शन हमारे राइट हैं। क्यों? क्योंकि जब सरसों के बीजों से जहां पर तेल निकाला जाता है, कोलू चलते हैं, स्पेलर होते हैं, जहां तेल निकलता है तो वहां सरसों के तेल की स्मेल, जो खुशबू है, गंध है, वो चारों तरफ फैली रहती है। या मान लीजिए तेल से भरा हुआ बर्तन कोई गिर जाता है, तेल फैल जाता है तो उसकी भी गंध चारों ओर फैल जाती है। या जब तेल में किसी के द्वारा भोजन बनाया जाता है तब भी तेल की गंध दूर दूर तक उड़ती है। लेकिन यहाँ पर कवि ने खेतों का वर्णन किया है, गांव का वर्णन किया है। तो गांव में क्या है कि सरसों के पौधों पर जब पीले पीले फूल आ गए हैं तब उससे जो तेल की गंध है वो पूरे वातावरण में व्याप्त हो रही है। तो कविता के आधार पर हमारा सही उत्तर होगा पीली सरसों के फूलों के कारण। छीमियां किसके समान प्रतीत हो रही हैं? अब छीमियां शब्द का अर्थ क्या होता है? मटर की फलियां। छीमियां कहते हैं मटर की फलियों को। तो वो किसके समान लग रही हैं? थैलों के समान, गुच्छों के समान, गठरी के समान या मखमली पेटियों के समान। कि जैसे मखमली पेटियां होती हैं जिसमें बहुमूल्य आभूषणों को रखा जाता है, वैसे ही मटर की फलियां कोमल होती हैं, मखमल के समान, और उसके अंदर भी बीजों की लड़ी छिपी हुई है। तो इसलिए छीमियों को मखमली पेटियों के समान बताया गया है। कवि को फूल उड़ते हुए क्यों प्रतीत हो रहे हैं? फूलों के इर्द गिर्द रंग बिरंगी तितलियों के मंडराने के कारण या फूलों के रंग बिरंगे होने के कारण? फूल तो रंग बिरंगे होते ही हैं, लेकिन फूल उड़ते हुए क्यों लग रहे हैं? क्योंकि फूलों के इधर उधर इर्द गिर्द आसपास जो रंग बिरंगी तितलियां हैं वो मंडरा रही हैं। फूलों का मकरंद लेने के लिए कभी वो किसी फूल पर तो कभी किसी फूल पर मंडरा रही हैं। तो जब तितलियां इधर उधर उड़ रही हैं तो कवि ने ये कल्पना की है कि मानो वे तितलियां ना होकर रंग बिरंगे फूल हैं जो एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, मटर में किसका आरोप किया गया है? गायिकाओं का, माताओं का, पुत्रियों का या सखियों का? अब कविता में आपका दिया था सखियों का, कि जैसे सखियां आपस में बातचीत करते हुए हंस रही हैं, वैसे ही मटर के पौधे पर अलग अलग रंग के फूल हैं। कहीं पीला रंग के फूल है तो कहीं बैगनी रंग के फूल हैं तो कहीं सफेद रंग का फूल है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न रंगों के जो फूल मटर के पौधे पर हैं वो सखियों के समान लग रहे हैं। तो ये आपका लास्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, किंकिणी से क्या तात्पर्य है? सर्दी की धूप, कड़घनी, धूल की आंधी या धूल का एक कण? अभी ऊपर भी मैंने आपको स्पष्ट किया था कि किंकिणी कड़घनी को कहा जाता है, जो कि स्त्रियों के द्वारा कमर पर धारण किए जाने वाला आभूषण होता है। कवि ने आम के वृक्षों की शोभा कैसे प्रकट की है? आम पर आए बौर के माध्यम से, आम की सुगंध के माध्यम से, आम के पत्तों के सौंदर्य के माध्यम से या उपरोक्त सभी माध्यमों से। अब आप देखेंगे कि आम पर आए बौर, कि जब बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु के आगमन पर आम के वृक्षों पर बौर आने लगते हैं। तो उन बौरों के कारण ही आम के वृक्ष बहुत अधिक सुंदर लगने लगते हैं या शोभायमान लगने लगते हैं। आम की मंजरियां कैसी हैं? सोने जैसी, चांदी जैसी, सोने चांदी जैसी या पीतल जैसी? तो उसमें भी आपका दिखाया था कि स्वर्ण रजत से लद गई आम्र तरु की डालियां,
तो आम के वृक्षों की जो डालियां हैं वो स्वर्ण रजत, स्वर्ण का मतलब सोना और रजत का मतलब चांदी, तो आपका सही विकल्प होगा सोने चांदी जैसी, क्योंकि कहीं तो वे सफेद रंग का बौर दिखाई देता है और कहीं वो सुनहरे रंग का बौर दिखाई देता है, तो इसलिए कवि ने कल्पना की है सोने और चांदी से। किन पेड़ों के पत्ते झड़ रहे हैं? आम और नीम के, ढाक और पीपल के, बरगद और साल के, आड़ू और अमरूद के। तो आपके हैं ढाक और पीपल के, क्योंकि वसंत ऋतु में ये वृक्ष ऐसे होते हैं, मतलब वैसे तो सभी वृक्षों के पत्ते लगभग झड़ते हैं, लेकिन ढाक और पीपल के पत्ते बहुत अधिक झड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए वे वसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए, वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए अपने पुराने पत्तों को गिराकर नए पत्तों को धारण कर रहे हैं, तो इसलिए ढाक और पीपल के पत्ते गिर रहे हैं। कोकिला मतवाली क्यों हो उठी? प्रकृति का सौंदर्य देखकर, ढाक की हरियाली से, पीपल के झड़ते पत्तों से, या आम के बौरों की सुगंध से। आप देखेंगे कि कोयल अधिकांश जब आम के वृक्षों पर बौर आने लगता है तो उन आम के बौरों की सुगंध से कोयल मतवाली होकर मीठी वाणी में कूकने लगती है। तो राइट ऑप्शन होगा आम के बौरों की सुगंध से। अमरूदों की क्या विशेषता बताई गई है? वे पीले रंग के हैं, वे मीठे हैं, उनमें लाल लाल चित्तियां पड़ी हैं, या उपर्युक्त सभी। ये सारी विशेषताएं अमरूदों की बताई गई हैं, क्योंकि जब अमरूद पक जाते हैं तो वे पीले रंग के हो जाते हैं और उनमें मिठास आ जाती है, मीठे हो जाते हैं। और पीले रंग के अमरूदों पर आप देखेंगे लाल लाल रंग की चित्तियां पड़ जाती हैं, तो इसलिए हमारा सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी। टमाटर के लिए कविता में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? मखमली, लाल, मखमली और लाल दोनों, या मोटा। तो आपका उसमें था कि टमाटर जो हैं वो मखमली लाल हो गए हैं, यानी मखमल के समान तो कोमल दिखाई देते हैं टमाटर, और पकने पर उनका रंग लाल हो गया है, तो इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा मखमली और लाल दोनों, या आपका और खाद दोनों, इस तरह से भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है आपका, गंगा के तट पर किसकी खेती सुंदर लग रही है? गेहूं की, मटर की, खरबूजों की, या तरबूजों की। तो गंगा के तट यानी किनारे पर तरबूजों की खेती होती है, क्योंकि रेतीली जगह पर गंगा के किनारे पर ही तरबूज की खेती होती है, तो सही आपका उत्तर होगा तरबूजों की। कविता में गंगा की रेत का किस रूप में चित्रण किया गया है? हवा में उड़ते आड़े तिरछे आंचल के समान, आड़ी तिरछी डोरियों के समान, रेंगते सांप के समान, या नदी की लहरों के समान। तो गंगा की रेत का जो चित्रण है वो रेंगते सांप के समान किया गया है, क्योंकि लहरों के आने जाने से रेत पर जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बन जाती हैं, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे सांप के आने जाने से टेढ़ी मेढ़ी लकीरें वहां पर बन गई हैं, तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ग। गंगा के किनारे खड़े बगुले क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, सिर खुजला रहे हैं, खाना इकट्ठा कर रहे हैं, या शिकार की तलाश में हैं। तो गंगा के किनारे जो बगुले खड़े हुए हैं वो अपने पैर की उंगली रूपी कंघी से सिर को खुजला रहे हैं, जहाँ कवि ने कल्पना की थी कि मानो वे अपनी कलंगी को संवार रहे हैं, तो इसलिए आपका सही उत्तर है सिर खुजला रहे हैं। सरपत से क्या अभिप्राय है? जल्दी से, आम की लाली, गाने की तान, या घास पात तथा तिनके। सरपत कहते हैं घास पात तथा तिनकों को, कि उन तरबूजों की रखवाली करने के लिए घास पात या तिनकों से वहां एक झोपड़ी बना ली जाती है, ताकि उसमें रहकर उन तरबूजों की सुरक्षा की जा सके। गंगा के तट पर कौन सोया रहता है? मगरौठी, बगुला, हंस, सुरखा। आप देखेंगे कि इन सारे पक्षियों का वर्णन आपका उस पैराग्राफ में किया गया है, लेकिन गंगा के किनारे पर मगरौठी, जो कि जंगली मुर्गी कहलाती है, वह उस ठंडी रेत में सोती रहती है। नेक्स्ट आपका आएगा, सारा गांव किस ऋतु की समाप्ति पर अनुपम हो जाता है? गर्मी,
वसंत, वर्षा या सर्दी। जब शीत ऋतु का अंत होता है, सर्दी की ऋतु का अंत होता है, तो ऐसे समय पर गांव की जो सुंदरता है वो अनुपम हो जाती है। क्योंकि सर्दियों में भी रात के समय सन्नाटा सा रहता है, इतना नहीं, लेकिन सर्दी के बाद जिस समय वसंत ऋतु आती है तब मौसम बहुत अधिक सुहावना हो जाता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिले हुए होते हैं, तो इसलिए सारा गांव अनुपम यानी कि अद्वितीय हो जाता है। गांव की हरियाली किस बहुमूल्य रत्न के समान लग रही है? हीरा, नीलम, पन्ना, मूंगा। अब पन्ने के समान लग रही है क्योंकि पन्ने का रंग भी हरे रंग का होता है और गांव में जो चारों ओर हरियाली है वो भी हरे रंग की होती है, तो इसलिए उस हरियाली को पन्ने के समान बताया गया है कि बहुमूल्य पन्ना रत्न है। गांव कैसा लग रहा है? मरकत के खुले डिब्बे सा, मोतियों के खुले डिब्बे सा, चांदनी से नहाया हुआ सा या अंधेरे में डूबा हुआ सा। अब पूरा गांव मरकत के खुले डिब्बे। देखिए, मरकत का मतलब भी पन्ना ही होता है, तो मरकत कहें या पन्ना कहें एक ही चीज है, लेकिन आपकी कविता के पैराग्राफ में मरकत कहा है क्योंकि चारों ओर गांव में हरियाली ही हरियाली छाई हुई है, तो दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि मानो मरकत का डिब्बा खुला हुआ हो या उसके अंदर पन्ना ही पन्ना हो। कविता में किसने सबका मन हर लिया है? प्रकृति की छटा ने, कोयल की बोली ने, फूलों की खुशबू ने या गांव की सुंदर शोभा में। चारों तरफ गांव में जो सुंदरता ही सुंदरता प्रकृति में दिखाई दे रही है, उस गांव की प्राकृतिक सुंदरता ने या सुंदर शोभा ने हर व्यक्ति के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है या उसको हर लिया है। सुर्खाब से क्या तात्पर्य है? अब सुर्खाब एक पक्षी का नाम है, तो सुर्ख लाल रंग का मतलब होता है गहरा लाल रंग, चक्रवाक पक्षी, अधखिला फूल या एक रत्न का नाम। सुर्खाब चक्रवाक पक्षी को कहा जाता है जो कि जल के अंदर तैर रहा है। ग्रामश्री कविता का वर्णन विषय क्या है? गांव की दुर्दशा का वर्णन, गांव की गरीबी और अशिक्षा का वर्णन, शहर की भाग दौड़ का वर्णन या गांव की सुंदरता और समृद्धि का वर्णन। तो ग्रामश्री कविता जो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है, उन्होंने इस कविता में, ग्रामश्री कविता में गांव की सुंदरता और समृद्धि का वर्णन किया है, तो इसलिए इस कविता का वर्णन विषय गांव की सुंदरता और समृद्धि का वर्णन करना है। सुमित्रा नंदन पंत कवि किस कला में सिद्धहस्त दिखाई देते हैं? प्रकृति के सौंदर्य के वर्णन में, प्रकृति के सजीव चित्रण में, प्रकृति के विविध रूपों में, प्रकृति और मनुष्य के आपसी संबंध को दर्शाने में। अब आप देखेंगे कि किसी न किसी रूप में आपके सारे ऑप्शन ही आपको सही नजर आएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि ऑप्शनल क्वेश्चंस में या बहुविकल्पी प्रश्नों में जो हमारा सबसे ज्यादा उचित उत्तर होता है या एक्यूरेट आंसर होता है, वही हमें मार्क करना होता है। अब प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन भी कवि ने किया है, प्रकृति के विविध रूपों का भी वर्णन किया है उन्होंने, कि कहीं गंगा नदी का वर्णन किया है, कहीं फसलों का किया है, कहीं फूलों का किया है, तो कहीं किसी वृक्षों का किया है। लेकिन जो इसमें है कि प्रकृति का सजीव चित्रण, कि यानी कि जब हम कविता को पढ़ रहे हैं तो प्रकृति का जो साकार रूप है वो हमारी आंखों के सामने ज्यों का त्यों साकार होने लगता है। तो प्रकृति सजीव हो उठती है जिस समय भी उसका वर्णन करते हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा उचित उत्तर है प्रकृति के सजीव चित्रण में। सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि थे? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद या छायावाद? सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के कवि थे। सुमित्रा नंदन पंत की कविता का स्वर था प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, ओज और वीरता या भक्ति? तो प्रकृति प्रेम उनकी कविता का स्वर था, क्योंकि उन्होंने प्रकृति से संबंधित बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। प्रकृति उनका सबसे प्रिय विषय रहा है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल के कौसानी ग्राम में डैश हुआ था। अब इसमें आपके 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। यहाँ तो आपसे पूछा गया है सन,
कि किस सन में हुआ था, सन 1900 में उनका जन्म हुआ था। लेकिन अगर मान लीजिए सन दिया हुआ है या सन नहीं पूछा गया, आपसे केवल पूछा गया कि किस गांव में हुआ था, तो गांव आपका हो जाएगा कौसानी ग्राम में हुआ था। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए किस जिले में हुआ था, तो अल्मोड़ा जिले में हुआ था, ये आप ध्यान रखिए। और किस अंचल में हुआ था, उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में हुआ था। तो आप देखेंगे कि एक ही प्रश्न से आपके 3-4 तरह के प्रश्न बन रहे हैं, किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्न में से सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं कौन सी हैं? पल्लव, बूढ़ा चांद, स्वर्णधूली या उपरोक्त सभी। ये तीनों रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की हैं, तो इसलिए हमारा लास्ट ऑप्शन सही होगा। सुमित्रानंदन पंत को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार या उपरोक्त सभी। ये तीनों प्रकार के पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, ग्रामश्री कविता की भाषा शैली कैसी है? ब्रजभाषा, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, मैथिली या अवधी। अब आप देखेंगे ब्रज भाषा तो आपकी रसखान कवि या सूरदास वगैरह की है, अवधी भाषा में तुलसीदास ने लिखा है, ठीक है। अब तो इनकी भाषा जो है तत्सम शब्दावली से युक्त है, क्योंकि आपने देखा पूरी कविता में तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है, तो इसलिए तत्सम शब्दावली भी आप कह सकते हैं, या संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली सुमित्रानंदन पंत की भाषा है। तारों की क्या स्थिति है? टिमटिमा रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, स्वप्नों में खोए से हैं या खूब चमक रहे हैं। कि रात में जब ओस है, ओस के कारण रात गीली है, अंधेरी गीली जो रात्रि है, उस समय तारे टिमटिमाते हुए ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वे स्वप्नों में खोए हैं, क्योंकि कभी तो उसमें चमक दिखाई दे रही है, कभी चमक उसकी बुझी बुझी सी दिखाई दे रही है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वे स्वप्न में खोए हुए हैं। किसकी बेल फैल गई है? लौकी और सेम फली की, तरबूज और खरबूजे की, ककड़ी और करेले की, इनमें से किसी की नहीं। देखिए लास्ट 3rd पैराग्राफ में आपका बताया गया था कि लौकी और सेम फली की बेलें फल फूल रही हैं या फैल चुकी हैं। पके बेरों का रंग कैसा हो गया है? लाल, पीला, हरा या सुनहरा। जब बेर पक जाते हैं तो पकने के बाद बेरों का रंग सुनहरा हो जाता है। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि आज ये 40 प्रश्न हर तरह के आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, चाहे कवि से संबंधित हों, चाहे कविता से संबंधित पूरे हों। तो इस तरह के हर पैराग्राफ से आपके प्रश्न ये तैयार किए गए थे। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, आपकी परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। ये बात हमारी अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी यदि आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो बच्चों मैं फिर आपसे आग्रह करूंगी कि प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।